आज ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के चर्चित अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा मारा है। कितने दफ्तर, कितने अस्पताल, कितनी यूनिवर्सिटी, यह है हमारा सवाल। आपको यकीन नहीं होगा कि इस छापेमारी में जांच टीम को AK-47 राइफल्स के कारतूस, पिस्टल की गोलियां, हैंड ग्रेनेड के पिन बरामद किए हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि एक मीडिया संस्थान में इन कारतूसों से क्या किया जा रहा था। देखिए, कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर से यहां जम्मू के रेजिडेंसी रोड इलाके में जो AK-47 राइफल की कार्ट्रिजेस मिली हैं, पिस्टल की कार्ट्रिजेस मिली हैं और इससे कहीं ना कहीं इस इलाके में हड़कंप मच गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे कंप्यूटर्स हो, दूसरे उपकरण हो, उनकी जांच चल रही है और ये जो कार्यालय है, समूचे इस कार्यालय की छानबीन चल रही है, कागजात देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एजेंसियां जो हैं अब आतंकवादियों के समर्थकों पर शिकंजा कस रही है। आतंकवादियों के जो समर्थक हैं उन तत्वों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। देखिए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर टाइम्स के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है। आतंकवादी गतिविधियों में उसकी भूमिका को संदिग्ध बताया है, जबकि कश्मीर टाइम्स ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। इस अखबार के एडिटर्स प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ उन्हें डराने के लिए की जा रही है, लेकिन यह सब भी साफ नहीं है कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में AK-47 राइफल के कारतूस, पिस्टल की गोलियां, हैंड ग्रेनेड के पिन कहां से आए। यह पूरा मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि इससे पहले अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। और पता है ये राइफल किसकी थी? ये राइफल इस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे डॉक्टर आदिल अहमद राठर की थी, जो जैशे मोहम्मद का पोस्टर्स लगा रहा था और जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही उसने डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का नाम लिया। और जब वो सच उगलने लगा तो उसके बाद से एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी। ये AK-47 राइफल जो कॉलेज हॉस्पिटल में वहां पर मिली थी लॉकर में, वो डॉक्टर आदिल अहमद राठर की थी, जिसने डॉक्टर्स के स्टेरन मॉड्यूल का खुलासा किया था गिरफ्तारी के बाद। और इसके बाद ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारियां शुरू हुई। यहां समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में घूम फिर कर बार बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है। और हम भी शुरुआत से कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले की साजिश रची जाए और किसी को कुछ पता ही नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 नवंबर से पहले क्या क्या हो रहा था, जिससे पूरे घटनाक्रम को आप समझेंगे। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उसका जवाब भी आपको इसी से मिलेगा। NIA को आशंका है कि इस यूनिवर्सिटी और के जो डॉक्टर्स हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, उनको मिलाकर कुल 200 लोग संदिग्ध हैं। ये देखिए, 200 लोग बीच में, डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी समेत 200 लोग संदिग्ध हैं। अब पूरा जो शक है वो इस यूनिवर्सिटी पर गहराता चला जा रहा है कि आखिर 200 लोगों को अगर संदिग्ध समझकर उनसे पूछताछ की जा रही है तो आप सोचिए कि देश के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश इस तरह की यूनिवर्सिटी में रची जा रही थी। उसकी वेबसाइट पर भी शुरुआती दौर में, हालांकि बाद में उसको हैक करके हटा दिया गया, लेकिन धार्मिक नारे लिखे हुए थे। इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 200 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा टेरर मॉड्यूल हो सकता है। भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक साथ एक ही संस्थान के इतने लोग कट्टरपंथ की तरफ चले गए और उन्होंने इसी देश के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारियों पर इस साजिश में शामिल होने का शक गहरा होता चला जा रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, NIA पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारियां हुई है। अब आप ये देखिए कि 10 नवंबर के हमले से पहले इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ सामान्य था। किसी को पता चल रहा था? उस वक्त अगर कोई उंगली भी उठा देता तो अनेकों सवाल उठ जाते कि आखिर कैसे इस यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भारत में लोकतंत्र का अपमान है, यह लोगों की धार्मिक आजादी पर आघात है, तरह तरह के आरोप लगते हैं। अब आप ये देखिए, वाकई मतलब 10 नवंबर के पहले जब तक वो डॉक्टर आदिल श्रीनगर में नहीं पकड़ा गया, उसने डॉक्टर मुजम्मिल का और इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, सब कुछ सामान्य था। ये लोग स्टेथोस्कोप पहनते थे, व्हाइट कोट पहनते थे, हॉस्पिटल पहुंचते थे। और देखिए,
पिछले महीने की 31 तारीख तक इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 2900 किलो विस्फोटक 2 अलग अलग गांवों में छिपा कर रखा हुआ था। यह भी दावा है कि जो छात्र डॉक्टर उमर मोहम्मद के संपर्क में थे उन्हें भी इस विस्फोटक के बारे में जानकारी थी और डॉक्टर उमर मोहम्मद को लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान मुजम्मिल गनई भी लगातार नाइट शिफ्ट में काम करता था और आसपास के लोग उसे एक अच्छा डॉक्टर मानते थे। किसी को नहीं लगता था कि वो एक आतंकवादी हो सकता है। नवंबर के पहले हफ्ते में जब नौगांव का मौलवी इरफान अहमद गिरफ्तार हुआ तब अल फलाह यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा। इन डॉक्टर्स के बीच ये चर्चा शुरू हुई कि वो विस्फोटक को कहां छिपाएंगे। हालांकि इस दौरान फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद को यही लग रहा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंचेगी और डॉक्टर होने के कारण वो आसानी से बच जाएगा। लेकिन 7 नवंबर को जब सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राठर गिरफ्तार हुआ उसके बाद ही गोपनीय तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ ये वीडियो दिखा दीजिए। तब इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े तमाम डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब तो बस अपने अपने कोने में घुस जाओ, चुप हो जाओ। हालांकि यहां अभी ये नहीं पता चला है कि 10 नवंबर को डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जब फिदायीन हमला किया तब इसके बारे में आरोपी डॉक्टर्स, छात्रों, कर्मचारियों को जानकारी थी या फिर नहीं थी, और यही अब जांच का विषय है। अब आपको फरीदाबाद का वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जिसमें इन डॉक्टर्स ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक गांव में विस्फोटक छिपा कर रखा था। पुलिस ने यहां छापा मारकर इस विस्फोटक को जब्त कर लिया था। यह पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, तो देखा आपने जिन बोरियों में यह विस्फोटक रखा गया था वो बोरियां किस कंपनी की हैं। इन बोरियों पर यह लिखा है कि ये एनपीके फर्टिलाइजर है जिसे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम खाद कहते हैं और इन पर 2 कंपनियों का नाम है। इनमें कुछ बोरियों पर उत्तम रिचार्ज सीरीज लिखा है और ये बोरियां जिस कंपनी की हैं उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग के पास जसोला इलाके में है, जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान के कोटा में है। बाकी बोरियों पर श्रीराम प्रबल लिखा है और ये खाद की बोरियां हैं। जिस कंपनी की है उसका नाम है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। अब ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खाद मेवात से खरीदी गई थी और हो सकता है कि इन डॉक्टर्स की इसमें मदद की गई हो और इसमें बाकी लोग भी शामिल हो। इन बातों से इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गई थी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस यूनिवर्सिटी का नाम आतंकवादियों से जुड़ा है। अब तो तहे खुल रही है, बात सामने आ रही है। साल 2007 की बात है जब गोरखपुर में बम धमाका हुआ था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उसके बाद साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए। तब इनमें एक आतंकी का नाम प्रमुखता से आया था, नाम था मिर्जा शादाब बेग। उस वक्त जब जांच हुई तो पुलिस को इस आतंकी का एक हॉस्टल पास मिला जो अल फलाह के इंजीनियरिंग कॉलेज का था और ये पास जो है हम आपको दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि आतंकी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, जो बाद में पाकिस्तान फरार हो गया और फिर आईसिस में भर्ती तक हो गया। इससे यह भी पता चलता है कि आतंकी गतिविधियों में इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध रही है और तब भी यूनिवर्सिटी आतंकी डॉक्टर्स के लिए उनका सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईडी ने इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर 415 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और यह कहा कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने झूठे दावे करके छात्रों की फीस से 415 करोड़ रुपए कमाए और इन पैसों को अलग अलग मकसद से इस्तेमाल किया। 415 करोड़। यह भी आरोप है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने साल 2012 में तरबिया नाम से एक फाउंडेशन बनाया था जिसे दिल्ली में शमशान घाट की जमीन पर रजिस्टर्ड किया गया है और इस फाउंडेशन के जरिए विदेशों से फंडिंग लेने के भी आरोप लग रहे हैं और अब यह मामला बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अगर हमारे देश में ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं और उन पर कट्टरपंथियों ने अपना कब्जा किया हुआ है और वो सफेद पोश लोग आराम से घूम रहे हैं, सामान्य जिंदगियां जी रहे हैं, किसी को उन पर शक नहीं है, कोई उंगली उठाने को तैयार नहीं है, पैसे का ऐसा खेल चल रहा है कि सब लोग चुपचाप अपनी अपनी तरफ अपने अपने रास्ते चलते रहते हैं, तो आम लोग इनसे कैसे बचेंगे? क्या ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा
बहुत बड़ा खतरा नहीं है। पढ़े लिखे आतंकवादी देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट से में भी चर्चा हुई। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत को शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषण सुनाए और इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तब वो ग्राउंड लेवल के आतंकवादियों से भी खतरनाक हो जाते हैं। और ये बात वाकई सही है। जब शिक्षित लोग, जिनको तमाम मौके इस देश में मिले, वो जब धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ जाते हैं तो इससे समाज गुमराह होता है। आतंकवाद अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि ये जब अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी हमने आपको सुनाई थी ना डॉक्टर उमर मोहम्मद की, फर्राटेदार अंग्रेजी में जो नई युवा पीढ़ी है उनसे अपील कर रहा था, उनको फिदायीन हमले सही ठहरा रहा था, सुसाइडल अटैक्स। एक अमीर परिवार से आने वाले ओसामा बिन लादेन ने जब सिविल इंजीनियर बनने के बाद आतंक की राह पकड़ी, तब भी दुनिया में व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खतरनाक माना गया था। और अब जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पेशेवर लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप उन पर लग रहे हैं, तब भी ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से ज्यादा खतरनाक माने जाएंगे। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी एटीएस अब डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के साथ पूरे राज्य के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की, छात्रों की जांच करने वाला है। यूपी एटीएस ने सभी जिलों को एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें 4 बड़ी बातें लिखी गई हैं। पहली बात, हर जिले में कितने मदरसे हैं, उन मदरसों में कितने मौलवी पढ़ाते हैं, उन्हें चलाने वाले संचालक कौन हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी यूपी एटीएस को दी जाए। दूसरा, इन मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का नाम, उनका पता, दूसरी जानकारियां भी यूपी एटीएस को सौंपनी होंगी। तीसरा, इन मदरसों के मौलवियों और संचालकों के पहचान पत्र, उनका आधार कार्ड, इन सब की जांच होगी। और चौथा, जिन मदरसों के पास सरकार की मान्यता नहीं है उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को अपनी जांच में शामिल कर लिया है और ये मामला बड़ा होता चला जा रहा है।